10+2+3 वाले पैटर्न की बात कर रहे थे, ये कमीशन हमें रिकमेंड करेगी कि ये पैटर्न लगाया जाए। और इसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमीशन क्यों है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास पहली बार क्या आएगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, कब आई थी पहली पॉलिसी? 1968। उससे पहले क्या आई है? 64 में तो कमीशन ही आई है। 68 में क्या आई है? हमारी पहली पॉलिसी आई है इस कमीशन पर बेस्ड। तो इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी, जो उस वक्त हमारे UGC के क्या थे? चेयरमैन थे। तो कौन है भाई? डॉक्टर DS कोठारी। एक सेकंड, डॉक्टर DS कोठारी। इसके बाद आ जाओ रिपोर्ट ऑफ द कमीशन पे। अब इस कमीशन ने किया क्या? जो मेथोडोलॉजी फॉलो करी है वो है सर्वे। ठीक है, इन लोगों ने एक क्वेश्चनर बनाया है और बहुत लोगों को क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें से जितनों के रिस्पॉन्स आए उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट तैयार की है। तो मेथड क्या फॉलो किया है? सर्वे और इंटरव्यू। सर्वे और इंटरव्यू में कमीशन ने 12 टास्क फोर्सेस बनाई हैं। कितनी टास्क फोर्सेस बनाई हैं भाई? 12 टास्क फोर्सेस बनाई हैं और 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं। 12 टास्क फोर्सेस एंड 7 वर्किंग ग्रुप्स। क्वेश्चनेयर इन्होंने बनाया और सेंड किया 5000 लोगों को, 5000 लोगों को क्वेश्चनेयर भेजा है, जिसमें से 2400 लोगों ने रिस्पॉन्ड बैक किया और उसी के बेसिस पे रिपोर्ट तैयार की है, जो सबमिट हुई है 29 जून 1966 को। सबमिट हुई है 29 जून 1966 को। और जो रिपोर्ट सबमिट हुई उसका टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। हिंदी में शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। This report was a document of 692 pages, 692 pages, and started with the sentence, "The density of India is being shaped in her classroom." जो भारत के लोगों का घनत्व है वो उनके कक्षा घरों में बनाया जाता है। तो कई बार कुछ मेजर स्टेटमेंट्स होती हैं, देके पूछ लेता है कि ये किस कमीशन ने दी थी। मोस्ट प्रोबेबली अगर समझ में ना आए और कोठारी ऑप्शन में हो तो कोठारी टिक कर देना। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं क्या रिकमेंडेशंस थी, क्या सजेशंस थे। सबसे पहली जो सजेशन है वो रिगार्डिंग है एम एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा के लक्ष्य क्या रहेंगे। उसके लिए 5 पॉइंट प्रोग्राम आया है। सबसे पहला है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू एजुकेशन, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू एजुकेशन। हिंदी में है शिक्षा के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाना, शिक्षा के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाना। अब क्या हुआ ना, हमें ज़रूरत थी कि हमारे यहाँ पर क्या हो, जो प्रोडक्शन हो वो बेटर हो। उसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में एजुकेशन प्रोवाइड करना इम्पॉर्टेंट था। तो प्रोडक्टिविटी को एजुकेशन के थ्रू कैसे इंक्रीज करेंगे? जब हम अपनी एजुकेशन को कहाँ इन्हेंस करेंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर में एजुकेशन को बढ़ाएंगे। सेकेंड पॉइंट है टू स्ट्रेंथन द सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन। हमारे राष्ट्र में, हिंदी में लिखा है, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। अब इंटीग्रेशन क्या होता है? एक होता है यूनिटी और एक होता है इंटीग्रेशन। क्या फर्क है दोनों में? यूनिटी यूनिटी होता है कि सबको मिला के एक बना देना, ठीक है, एकता।
इंटीग्रिटी कहती है हर ग्रुप अपनी यूनिकनेस रखेगा पर फिर भी एक साथ चलेगा, दैट इज इंटीग्रेशन। तो आजकल हम यूनिटी की जगह ज्यादा प्रेफरेंस वर्ड क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है, एजुकेशन के थ्रू सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाना है। फिर है टू मॉडर्नाइज द कंट्री थ्रू एजुकेशन, हमें अब क्या करना है, क्योंकि आधुनिक युग आ गया है, आधुनिकता को लेकर आना है। अच्छा, ये हम जो मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी की बात करते हैं, ये क्या है, मॉडर्निटी है क्या, अगर डिफाइन करें तो शुरू कैसे हुई, या किस चीज़ से आप कह देते हो कि जब ये स्टार्ट हो जाता है तो मॉडर्न ईरा शुरू हो जाता है। तो ये पोस्ट मॉडर्न क्यों है, इंडस्ट्रीज तो अभी भी है, ग्लोबलाइजेशन तो अभी भी है, तो हम पोस्ट मॉडर्न क्यों बोल रहे हैं? मॉडर्नाइजेशन है वो ऑब्जेक्टिविटी की ओर ज़्यादा प्रेफर करता था, और पोस्ट मॉडर्निज्म इज द सब्जेक्ट। एग्जैक्टली। हुआ क्या, हमने जो स्टार्टिंग की, अगर हम अपने नॉलेज की स्टार्टिंग माने तो थियोलॉजी से शुरू होती है, जहाँ पे हम सब कुछ कनेक्ट कर देते हैं गॉड से, ठीक है। फिर धीरे 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 हमने जो थियोलॉजी से हम किस पे आए, रीजन पे आए, साइंस पे आए। तो जहाँ ये रीजन, रैशनैलिटी, साइंस की शुरुआत होती है, वहाँ से हम किस में एंटर करते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में एंटर करते हैं। लेकिन फिर हमें रियलाइज हुआ कि अकेली साइंस, ओनली फैक्ट्स भी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो और साइंस क्या करती है ना, अगर हम प्योरली साइंस बेस्ड चलते हैं, वो कहती है हम एब्सोल्यूट ट्रूथ पे पहुंचेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रूथ पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ये बात हमने अब मान ली है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ जैसा कुछ नहीं है, हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से ट्रूथ पर पहुंचता है। तो इसलिए अब वाले ईरा को हम क्या बोल रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न ईरा। मॉडर्न ईरा प्योरली साइंस बेस्ड है, और पोस्ट मॉडर्न ईरा क्या कह रहा है, साइंस प्लस वैल्यूज दोनों को साथ लेकर चल रहा है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, मॉडर्नाइज द कंट्री। अभी हम कंट्री को किसकी तरफ लेके जाने की बात कर रहे हैं, मॉडर्निटी, यानी साइंस, रीजन, रैशनैलिटी की तरफ लेकर जाना है हमें एजुकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है टू डेवलप सोशल एंड मोरल स्पिरिचुअल वैल्यूज थ्रू एजुकेशन, हमें शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है। अब ऑफ कोर्स हमें मॉडर्निटी की ओर जाना है, मगर अपने स्पिरिचुअल रूट्स को छोड़ना नहीं है। तो इसलिए साथ साथ हम किसको भी लेकर चलेंगे, स्पिरिचुअलिटी को भी साथ लेकर चलेंगे। एंड लास्ट मस्ट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, शिक्षा के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज थ्रू एजुकेशन। इसी के नीचे देखो एक लाइन दी है जो इसी कमीशन ने बोली थी, एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन डेमोक्रेसी कैन नेवर सक्सीड। कि भाई अगर हमें लोकतंत्र चलाना है तो शिक्षा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, बिना शिक्षा के लोकतंत्र नहीं चल सकता। ऐसा क्यों, डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ पीपल, इसमें हमें एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ऐसे तो बहुत लोग हैं आज जो एजुकेटेड नहीं हैं बट वोटिंग दे रहे हैं ना। तो डेमोक्रेसी को बेटर रन करने के लिए एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर क्यों है? और अगर है तो क्यों ना राइट टू वोट को एजुकेशन से ही जोड़ दो फिर, एज की बजाय। तो बताओ, पहली बात ये कि क्यों है, और दूसरा एजुकेशन से जोड़ क्यों नहीं सकते? पहला क्यों है, क्या लगता है कि शिक्षा लोकतंत्र के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? यानी जो पॉलिटिशियंस है फिर वो लोगों को वोटिंग बैंक की तरह यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हो, आपको पॉलिसी एनालाइज करना आता है, आपको चीज़ों को स्टैटिस्टिकल बेस्ड, अगर आपने 10 पॉलिसी भी एनालाइज कर ली प्रेजेंट गवर्नमेंट की, तो आप समझ सकते हो क्या आइडियोलॉजी है, किस तरीके से वर्क कर रही है। लेकिन होता क्या है, हम इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं एनालिसिस
कम करते हैं और इसकी वजह से डेमोक्रेसी सही तरीके से रन नहीं कर पाती। और क्यों फिर हम वोटिंग को एजुकेशन के साथ जोड़ नहीं सकते? क्योंकि हम पहली बात, अगर अब भी सबको एजुकेशन देना शुरू करें फिर भी कितना बड़ा सेक्टर है जो एजुकेशन से बाहर रह जाएगा। हम इतने सारे लोगों को डेमोक्रेसी से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद में आता है क्या क्या, ये हो गए आपका 5 पॉइंट प्रोग्राम। तो सीधा पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि 5 पॉइंट प्रोग्राम किसने दिया? कोठारी कमीशन। फिर स्टेटमेंट्स दे के पूछ लेगा कि 5 पॉइंट प्रोग्राम में क्या क्या बातें करी गई थी। तो इस तरीके से आपको इसको लर्न करना है। अब है करिकुलम बेस्ड क्या सजेशन दी थी भाई। तो यहाँ पे आपको बस इतना, ये सब्जेक्ट्स जो लिखे हैं ये याद रख लेना। जैसे अगर प्री प्राइमरी में जाओगे, स्किल ऑफ ईटिंग आना चाहिए, है ना, खाने और पहनने का कौशल, क्लीनिनेस, स्वच्छता, इसके बारे में पता होना चाहिए। कॉन्वर्जेशन एंड सोशल एटिकेट्स, बातचीत और सामाजिक शिष्टाचार, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, खेल कूद वाले खेल, क्रिएटिव वर्क, रचनात्मक कार्य, ये हो गए प्री प्राइमरी। फिर प्राइमरी में आओगे तो मदर टंग में होनी चाहिए शिक्षा, ठीक है, मातृभाषा में होनी चाहिए। स्टडी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, आसपास के पर्यावरण की शिक्षा, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, वर्क एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत कार्य का अनुभव। अब जैसे क्या क्या कराएंगे, कराते थे ना पहले, गार्डनिंग करा ली, है ना, पॉटरी करा ली, इस तरीके का कार्य कराएंगे। सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा, हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, जनरल मैथमेटिक्स एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज, सामान्य गणित एवं रचनात्मक गतिविधियां। इसके बाद है सीनियर प्राइमरी यानी जूनियर सेकेंडरी, ठीक है, कुछ भी वर्ड दे के पूछ सकता है, सीनियर प्राइमरी भी और जूनियर सेकेंडरी भी। इसके अंदर भी आपकी शिक्षा किस में होगी? मदर टंग में होगी। सोशल सर्विस, हिंदी और इंग्लिश में से एक लगाएंगे। हेल्थ एजुकेशन, मैथ, साइंस, आर्ट्स, एसएस, वर्क एक्सपीरियंस। फिर हायर सेकेंडरी के अंदर कोई भी 2 लैंग्वेजेस, उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स जो नीचे दिए गए हैं उसमें से मेन जो है ना, जिस पे स्टार कर लेना, वो ये है, ये रिवाइज्ड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, संशोधित त्रिभाषा स्तर, सूत्र आएगा यहाँ पे, ये सूत्र कर लेना इसे, संशोधित त्रिभाषा सूत्र, रिवाइज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब इसको हम रिवाइज्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने लास्ट कमीशन में आपको बताया था 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, है ना, तो 2 लैंग्वेज से अब रिवाइज करके इसको क्या बना रहे हैं? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या है? त्रिभाषा फॉर्मूला है। यानी कि इसमें आपको क्या पढ़नी है? एक लैंग्वेज तो क्या चलेगी आपकी? मदर टंग। भाई जिस भी एरिया में आप हो, जिस, या तो रीजनल हो सकती है, स्टेट हो सकती है, आपकी जो भी मातृभाषा है, एक भाषा तो वो, ठीक है। दूसरी कोई भी नेशनल लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग से अलग होनी चाहिए, ऑफ कोर्स। मान लो मदर लैंग्वेज में आपने हिंदी पढ़ ली, तो नेशनल लैंग्वेज में आपको फिर कोई और भाषा उठानी पड़ेगी। आप सेम लैंग्वेज नहीं ले सकते, आपकी मदर टंग से अलग नेशनल लैंग्वेज लेनी है। मोस्टली यहाँ पे 2 की ज़्यादातर चॉइस होती है, क्योंकि आउट फेडरेशन में से लेनी होती है, हिंदी या इंग्लिश। तो अगर आप ऊपर हिंदी ले चुके हो तो किसके लिए जा सकते हो? इंग्लिश के लिए जा सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट आपके पास आती है, कोई भी मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज पढ़ सकते हो, इंडियन लैंग्वेज पढ़ सकते हो, या क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ सकते हो जो इन दोनों में कवर ना हुई हो। थर्ड, कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज, या फिर कोई भी यूरोपियन लैंग्वेज। ज़्यादातर जब पढ़ाई जाती हैं तो कोई ना कोई हम इंटरनेशनल लैंग्वेज ही उठाते हैं। तो एक आपकी यहाँ से लैंग्वेज हो गई जो ऊपर 2 कवर ना हुई हो। तो इस तरीके से ये क्या बनेगा? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये कई बार पूछ चुका है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कौन सी कमीशन में आया है, तो आपकी कोठारी कमीशन में आया है।
नेक्स्ट है सजेशन रिगार्डिंग वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। अब आपकी व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा से संबंध में सुझाव। चलिए, सबसे पहला है 25% स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी लेवल एंड 50% स्टूडेंट्स एट हायर सेकेंडरी लेवल should be brought within vocational category within period of 20 years। यानी 1986 तक कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन के 25% बच्चे और सीनियर सेकेंडरी के 50% बच्चे कौन सी शिक्षा के अंतर्गत लिए जाएंगे? व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत लिए जाएंगे। क्या होता है वोकेशनल एजुकेशन? जो क्या होती है? स्किल बेस्ड एजुकेशन होती है। जूनियर टेक्निकल स्कूल्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू टेक्निकल हाई स्कूल्स। जो जूनियर टेक्निकल स्कूल्स बना रखे हैं अब उनको टेक्निकल हाई स्कूल्स बना देंगे, यानी वो और प्रोफिशिएंटली आपको क्या कराएंगे? वर्क कराएंगे। उसके बाद न्यू पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस शुड ओपन ओनली इन इंडस्ट्रियल रीजन। जहाँ पर उद्योग होंगे, जहाँ पर इंडस्ट्रीज होंगी, उसी के पास पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस खोले जाएंगे ताकि वहाँ से बच्चे पढ़ के सीधा क्या हो सकें? प्लेस हो सके। फैसिलिटीज ऑफ पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस शॉर्ट वोकेशनल टेक्निकल कोर्सेज शुड बी इंक्रीज फॉर डिजायरस स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्कूल एजुकेशन। अब जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या कहीं वर्क कर रहे हैं उनके लिए पार्ट टाइम कोर्सेज भी ओपन किए जाएंगे। क्लियर है? तो ये वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए है। देन टीचर स्टैंडर्ड और टीचर एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए है। शिक्षक मानक एवं शिक्षक शिक्षा के संबंध में सुझाव। सबसे पहले है पे स्केल, वेतनमान। पहला है पे स्केल शुड बी रिवाइज्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। हर 5 वर्ष के बाद आपके वेतनमान को संशोधित किया जाना चाहिए। सेम पे स्केल फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट टीचर्स। सरकार व गैर सरकारी शिक्षकों के लिए वेतन क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड फिक्स मिनिमम पे स्केल फॉर एवरी लेवल ऑफ टीचर्स। ठीक है, केंद्र सरकार हर स्तर के शिक्षकों के लिए न्यूनतम वेतनमान तय कर दे। तो ये आपकी किसके रिगार्डिंग है? पे स्केल के रिगार्डिंग है। बेसिकली आप ना अगर पूरा इसको पॉइंट वाइज याद ना रख सको, सिर्फ इतना याद रख लिया करो कि पे स्केल के लिए बोला था कि हर 5 साल में रिवाइज कर लेना। तो इतना भी याद रख लोगे तो जब पेपर में आएगा तो समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत एक याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ स्टैट्स आ जाता है ना, जैसे अभी 25% और 50% वाला है, वो लर्न करना है क्योंकि स्टैट्स पे पूछ लेते हैं। फिर है अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स। शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति। पहला, एबिलिटी एंड एफिशिएंसी रादर देन सीनियरिटी शुड बी बेसिस ऑफ प्रमोशन। देखो, जब हम प्रोत्साहन करते हैं ना, प्रमोशन करते हैं, तो हमारे पास 2 प्रिंसिपल आते हैं। एक तो योग्यता के आधार पर कर सकते हैं, एक ज्येष्ठता के आधार पर कर सकते हैं। मेरिट बेस्ड होता है और सीनियरिटी बेस्ड होता है। मेरिट बेस्ड क्या होता है? जैसे अगर आप जॉब में आए, मान लो आप टीचर बन गए, अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट बनाने के लिए एक एग्ज़ाम दे देंगे, फिर एसोसिएट से प्रोफेसर बनाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम और देना होगा। लेकिन अभी हमारे यहाँ क्या है? वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो उसके बाद अगर आपने 10-15 साल और काम किया तो एसोसिएट पे आ गए, और काम किया तो प्रोफेसर पे आ गए। वो होता है सीनियरिटी, कि आपने कितने साल काम किया है। और मेरिट कहती है आपने कितनी एबिलिटी और कैपेबिलिटीज़ सीखी है इस काम में आकर। तो इस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि सीनियरिटी, ज्येष्ठता को ना रखकर बल्कि योग्यता को क्या रखना चाहिए? प्रोत्साहन के लिए हमें एक कंडीशन रखनी चाहिए। बट अभी है क्या? अभी हम सीनियरिटी प्रिंसिपल को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ फीमेल टीचर्स शुड बी एनकरेज्ड एट एवरी लेवल। हर स्तर पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद टीचर्स शुड बी अ क्वालिफाइड पर्सन। तो इसमें एक ही चीज़ याद रखने योग्य है। अब ये पूछ सकता है कि कौन सी कमीशन ने रिकमेंड किया था
कि सीनियरिटी को हटाकर एबिलिटी को प्रमोशन के लिए कंडीशन बना देना चाहिए, बस यही याद रखना है, ठीक है। फिर है सजेशन रिगार्डिंग इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शैक्षिक अवसर की समानता के संबंध में सुझाव। सबसे पहला, एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 8 should made free for everyone by the end of 5th 5-year plan, that is 79। कम से कम पहली से 8वीं तक की शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क कर देनी चाहिए। कब तक कर देनी चाहिए? जब तक हमारा 5th 5-year प्लान एंड होगा, और वो कब होगा? 1979 में। टेक्स्ट बुक और राइटिंग मटेरियल जो है दैट शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फ्री टू चिल्ड्रन अप टू प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल तक के बच्चों को जो टेक्स्ट बुक हैं वो भी क्या देंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, निःशुल्क देंगे। स्कॉलरशिप टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स टू स्टडी अब्रोड। अब तो होता है ना, बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, तो जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड, जिनको आजकल हम गिफ्टेड चिल्ड्रंस बोलते हैं, उन चिल्ड्रंस को हम रिकॉग्नाइज करेंगे और उनको क्या प्रोवाइड करेंगे? बेटर स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है हिंदी में है, असाधारण प्रतिभाशाली और प्रतिभावान छात्रों को विदेश में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति। मुझे तो सही लग रहा है सब, इसमें गड़बड़ कहाँ लग रही है तुम्हें हिंदी मीडियम में? मतलब वर्ड्स बस आधा त की जगह त के नीचे हलंत लगा दिया, ये वाली प्रॉब्लम्स है। चलो, फिर है प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड एंड हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। मानसिक रूप से मंद और विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था करेंगे। मोबाइल स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ ट्राइब्स, अंडरलाइन कर लेना, मोबाइल स्कूल्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ ट्राइब्स। पीपल फ्रॉम ट्राइब शुड बी एजुकेटेड, ट्रेन एंड अपॉइंटेड एज टीचर्स। जनजातियों के बच्चों के लिए मोबाइल स्कूल। क्या होते हैं मोबाइल स्कूल? ऐसे स्कूल्स जो मूव करें। अब ऐसे कैसे होंगे स्कूल्स जो मूव करेंगे? होता है ना, जैसे वर्कशॉप, एक एम्बुलेंस होती है जैसे, ऐसे ही एक बस ले गए, उसमें फिर टीचर्स और उसी के अंदर प्रोजेक्टर लगा देते हैं, स्कूल्स ऐसे बना देते हैं ना क्लासरूम, फिर वहाँ पढ़ाया, फिर मूव कर गए टीचर्स, फिर कहीं और जाके पढ़ाया, तो इनको क्या बोलते हैं? मोबाइल स्कूल्स। और ताकि फिर आप उनको एडुकेट करोगे तो वहीं के बच्चों को इतना कैपेबल बनाओगे कि वो खुद ही क्या बन सकें? टीचर्स बन सकें। तो ये अंडरलाइन कर लेना, पूछ सकते हैं। फिर है गर्ल लाइक बॉयज शुड बी प्रोवाइडेड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज। लड़कों की तरह लड़कियों को भी शिक्षा के प्राप्त अवसर प्रदान करे जाएं। अब आता है इसके बाद इसके इम्पैक्ट्स। अब क्या क्या इसके इम्पैक्ट रहे? सबसे मेजर इम्पैक्ट यही था कि इसके बेसिस पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। इस कमीशन की रिपोर्ट के बेस पर क्या तैयार हुई है भाई? हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसने 10+2+3 पैटर्न को स्ट्रक्चराइज करके बोल दिया कि अब से हर जगह यही फॉलो होगा। अभी हम इस पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या फॉलो कर रहे थे? 10+2+3 वाला पैटर्न फॉलो कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट है एनसीईआरटी प्रिपेयर्ड कोर करिकुलम फॉर फर्स्ट 10 years ऑफ एजुकेशन। अब से जो शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम यूज होगा उसे कौन प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करेगा? एनसीईआरटी प्रिपेयर करेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्क एक्सपीरियंस मेड कंपल्सरी। हर स्कूल में विज्ञान व तकनीकी शिक्षा को क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। वर्क एक्सपीरियंस का मतलब है जब साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाया तो साथ साथ में प्रैक्टिकल्स भी कराए, बनाई ना, सब जगह लैब्स बनाई, फिर वहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस लगानी शुरू की। एनएसएस स्टार्टेड इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। नेशनल सर्विस स्कीम स्टार्ट करी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना। क्या होता है ये एनएसएस? है क्या?
आपको कुछ आवर्स दे दिए जाते हैं, है ना, कि भाई इतने आवर्स आपको किस में लगाने हैं, सोशल सर्विस में लगाने हैं। अब उसमें आप किसी भी कैंपेनिंग का हिस्सा बन सकते हो जो किसके काम आए, सोसाइटी के काम आए। तो इट इज़ कॉल्ड नेशनल सोशल सर्विस, जो हमारी स्टार्ट हुई यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, समानता लाने की कोशिश की हमने, और इसी की कुछ रिकमेंडेशन वापस अपडेट भी हुई जब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86 वाली आई। 68 के बाद कब आई, 86 में। पॉलिसीज हम सारी इकट्ठी करेंगे, 68 वाली भी, 86 वाली भी, और अब 2020 वाली भी। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेटी है गणनाम कमेटी। अच्छा, अभी एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट का हिस्सा है? हमारे पास 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। यूनियन केंद्र सूची, स्टेट राज्य सूची, कॉन्करेंट समवर्ती सूची। पहले किसका था? स्टेट लिस्ट का। अब हमने किसका बनाया है? कनकरेंट का बनाया है, कि सेंटर और स्टेट मिलके किस पे काम करेंगे? एजुकेशन पे काम करेंगे। कौन से अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है गणनाम कमेटी। इंग्लिश, जो हिंदी वालों को नाम की प्रॉब्लम हो रही है ना, वो लिख लेना सामने से। गणनाम कमेटी 1993। क्या 86 वाली? 93 में आई है गणनाम। तो पॉलिसी के चेयरमैन का नाम, मतलब ये तो नेशनल पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने निकाली होगी ना। इससे पहले वो बोल रहे हो जो राममूर्ति कमेटी आई थी। जैसे आपने बताया इस वाली कमेटी के डीएस कोठारी चेयरमैन थे। हाँ, इस वाली कमेटी के कौन से चेयरमैन थे? मैंने ये कौन सी वाली कमेटी? 86 में पॉलिसी की बात कर रही हूँ, नेशनल पॉलिसी ऑन। सेकंड क्यों बोलते हैं फिर, ये बताओ। क्या बोलते हैं? सेकंड पॉलिसी की एनईपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेकंड, पहली पॉलिसी कौन सी आई है? 68 में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। फिर गवर्नमेंट ने जैसे अभी निकाली है 2020 में पॉलिसी, तो वो पॉलिसी हो गई ना। आई एम सेइंग दैट जैसे अब 90 ये 20 वाली पॉलिसी आई है, इसके चेयरमैन है केरल कस्तूरा रंजन। उसके वाले के अच्छा, डीएस कोठारी, इसके चेयरमैन पूछा मैंने। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, मेरे को नहीं पता अच्छा। अभी, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। आप ये कह रहे हैं कि इसके चेयरमैन कौन होंगे, मतलब ये करके कॉन्फ्लिक्ट होगा। मैं ये बोल रही थी, मुझे लगा आप पूछ रहे हो कि कमिटी, पर ये सेकंड पॉलिसी हो गई ना। फिर सेकंड एनईपी बोलते हैं ना इसे। मुझे ये भी नहीं पता कि नेशनल पॉलिसी 1968 वाले की कोठारी चेयरमैन है, मैंने ये भी नहीं बोला। इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, फिर ठीक है। चलो, गणनाम कमेटी। गणनाम कमेटी कब आई है? 1993 में। अब ये गणनाम कमेटी को क्या बोलते हैं? कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, आपके भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में बदलावों की समीक्षा और सिफारिश के लिए जो समिति आई थी उसका नाम क्या है? गणनाम कमेटी। इसके जो हेड थे वो थे डॉक्टर टीजी गणाना, डॉक्टर टीजी गणाना। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था हायर एजुकेशन की ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करना। पहला, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप तक हायर एजुकेशन को पहुंचाना, यानी एक्सेस। और थर्ड, रिसर्च एंड इनोवेशन, अनुसंधान व नवीनता को बढ़ाना। अब इस कमेटी ने कई सारी चीज़ें रिकमेंड की है, जैसे सबसे पहला क्रिएशन ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज, नए विश्वविद्यालय बनने चाहिए। अब अंडरलाइन कर लेना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एक्रीडिएशन सिस्टम फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स। हिंदी में इसने उच्च शिक्षा के देख रेख, यहाँ पे संस्थान और कार्यक्रमों के लिए एक मान्यता प्रणाली की स्थापना और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। इसने उच्च शिक्षा के लिए सरकारी वित्त पोषण में वृद्धि और उच्च शिक्षा प्रणाली की देखरेख और समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का भी आह्वान किया है। तो एक तो एक्रीडिएशन सिस्टम को एनालाइज कर लेना और एक नेशनल कमीशन को। दो चीज़ें इसकी बहुत मेन है, एक है एक्रीडिएशन सिस्टम और दूसरा है नेशनल कमीशन।
देखो बाकी सेम है कि यूनिवर्सिटीज ज़्यादा बनानी चाहिए, फंडिंग ज़्यादा स्पेंड करनी चाहिए हायर एजुकेशन पे, पर दो चीज़ें, एक्रीडिएशन क्या होता है? जैसे अभी हमारे पास एक्रीडिएशन बोर्ड है ना, नैक है और एनबीए है, तो ये क्या करते हैं? ग्रेडिंग देते हैं। जैसे ऐसे देखते हैं ना हम, कॉलेजेस का नाम लिखा होता है, फिर लिखा रहता है एक्रीडिएटेड ए, एक्रीडिएटेड बी, बी प्लस, सी। तो क्या होता है कि हर कॉलेज को ना एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, करिकुलम क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या है, क्या फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास फैकल्टीज़ कितनी हैं, सब चीज़ों को देखकर एक ग्रेड तय किए जाते हैं। कुछ मार्क्स होते हैं, उनमें से मार्क्स कितने में से कितने आ गए, उसके हिसाब से आपको ग्रेडिंग दी जाती है। तो ये क्या होता है, इससे आपके जो क्वालिटी है वो इन्हेंस होती है इंस्टीट्यूशंस की। क्योंकि अगर आप मान लो सी से भी नीचे आ गए और आपने लिख दिया कि डी ग्रेड मिला है, फिर कौन आएगा आपके कॉलेज में? कोई नहीं आएगा। तो इसलिए इससे क्या होती है, क्वालिटी इन्हेंस होती है। तो वो सिस्टम शुरुआत करने की बात किसने की है? हमारे यहाँ गणा नाम कमेटी ने की है कि एक्रीडिएशन सिस्टम क्या हो जाना चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाना चाहिए। और दूसरा इसने बोला है एक नेशनल कमीशन बननी चाहिए जो पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को ओवरसी करे। तो ये पूछ सकता है कि एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने का जो रिकमेंडेशंस थी, सलाह थी, वो कौन सी समिति ने दी थी? तो दो चीज़ें आपको अंडरलाइन कर लेनी है। अब जो ये पॉइंट वाइज रिकमेंडेशन लिखी है, पहली है गणा नाम कमेटी 1993 में बनी हायर एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने के लिए। दूसरी है कई सारे चैलेंजेस हायर एजुकेशन उस वक्त फेस कर रहा था। देखो प्रॉब्लम क्या थी, क्वालिटी की, फंडिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक तो क्वालिटी एक प्रॉब्लम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रॉब्लम थी, फंडिंग एक प्रॉब्लम थी, और तीनों से रिलेटेड इसने क्या दे दी, हमें रिकमेंडेशन दे दी। तीनों को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेटर तरीका था एक्रीडिएशन, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि आप एक नेशनल कमीशन बना दो जो सबको क्या करेगी, ओवरसी करेगी। तो जो थर्ड है कि कमेटी ने रिकमेंड किया कि आपको हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट के पास प्रॉपर फंड नहीं है तो आप किसकी भी हेल्प ले सकते हो, प्राइवेट सोर्सेज की भी हेल्प ले सकते हो। निजी स्रोतों से निवेश लाकर किस में लगा सकते हो, हायर एजुकेशन सेक्टर में लगा सकते हैं। द कमिटी ऑल्सो सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ नेशनल कमीशन, वही जो अभी बताया है, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल, ठीक है। और क्या सजेस्ट किया है कि भाई हमें क्या बनानी चाहिए, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, ठीक है। और क्रिएशन करना है, एक और अंडरलाइन कर लो, इसी के आगे है नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम। Additionally, the committee recommended the development of more diversified higher education system, greater emphasis on vocational and technical education, expansion of distance education program. ये लाइन पे और अंडरलाइन कर लो, expansion of distance education program. ये जो आपका लास्ट वाला पॉइंट है ना, एडिशनली द कमिटी रिकमेंडेड दी, फिर वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के बाद लिखा है एज वेल एज द एक्सपेंशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स टू रीच रिमोट एंड अंडर सर्व्ड एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लिखा है, चलो इसके बाद है सैम पित्रोदा कमेटी, इसको नेशनल नॉलेज कमीशन भी बोलते हैं बच्चों, सैम पित्रोदा कमेटी, नेशनल नॉलेज कमीशन, 2005, कई जगह 2007 लिखा है, 2005 है ये, 2005 कर लेना है इसमें। नॉलेज कमीशन है आगे इसमें, अभी पढ़ रही हूँ तो पता चल जाएगा। क्या कह रहे, 2005,
भाई देखो क्या लिखा है, नॉलेज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द की ड्राइविंग फोर्स इन द 21st सेंचुरी एंड इंडियाज एबिलिटी टू इमर्ज एज अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिव प्लेयर विल सब्सटेंशियली डिपेंड ऑन इट्स नॉलेज रिसोर्सेज। अब हुआ क्या, हम ये समझ चुके थे कि अगर हमें वापस से ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो हमें अपना फोकस किस पे लाना पड़ेगा, नॉलेज रिसोर्सेज पे लाना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली जब हम ग्लोबल सुपर पावर थे एंशिएंट ईरा में, तब भी हमारे पास सबसे बेस्ट चीज़ हमारी क्या थी, नॉलेज ही थी। ठीक है, अभी इवन जो 2020 की हमारी पॉलिसी आई है वो भी यही कहती है कि हमें इंडिया को क्या बनाना है, फिर से सुपर ग्लोबल पावर बनाना है, किसके अंदर, नॉलेज के अंदर। तो ये जो कमीशन है वो इसीलिए आई थी कि हमें एक नॉलेज रेवोल्यूशन की ज़रूरत थी अपने एजुकेशन सिस्टम में। इस तरीके का रेवोल्यूशन चाहिए था जो हमारी नॉलेज रिसोर्सेज को इन्हांस करे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस सिखाए, और उसके लिए हमारे लिए क्या बनाई गई, नेशनल नॉलेज कमीशन। Keeping this scenario in mind, the National Knowledge Commission was constituted in June 2005 by the Prime Minister Dr. Manmohan Singh under the chairmanship of Mr. Sam Pitroda। ठीक है, तो जून 2005 में कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। चेयरमैनशिप किनकी है, सैम पित्रोदा की, जिनको एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना है for reform of our knowledge related institutions and infrastructure which would enable India to meet the challenges of future। तो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें बेटर एजुकेशन सिस्टम बनाना है। अब भाई उसके अंदर क्या क्या आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे। सबसे पहला पॉइंट है, build excellence in the education system to meet the knowledge challenges of the 21st century and increase India's competitive advantage in the fields of knowledge। तो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने और ज्ञान के क्षेत्र में भारत के प्रति क्या लिखा है, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करना। यानी कि हमें क्या करना है, अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना इन्हांस करना है कि आने वाली समस्याओं का वो क्या कर सके, समाधान कर सके। फिर वही हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनानी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए लेबोरेटरीज बनानी है, प्रयोगशालाएं बनानी हैं। Improve the management of institutions engaged in intellectual property rights। ये अंडरलाइन कर लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपत्ति अधिकार। क्या होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट। ठीक है, कि जो ये हम कुछ भी लिखते हैं तो एक कॉपीराइट निकलवाते हैं ना कि किसके पास इसका कॉपीराइट रहेगा, कौन इसको पब्लिश कर सकता है। फिर कई जो पेजेस होते हैं या बुक्स होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उस पर लिखा रहता है कि अगर आपको इसको फर्दर यूज़ करना है तो या तो रेफ़र करना है। बोलते हैं ना हम जब रिसर्च पढ़ते हैं तब भी कि अगर आपने किसी का डेटा उठाया है तो उसको रेफरेंसेस में डालो, बिब्लियोग्राफी में डालो या एक्नॉलेजमेंट में डालो। तो उसी की बात कर रहा है। तो अभी तक किसी ने बात की नहीं है, इसलिए लिख लेना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अंडरलाइन कर लेना। प्रमोट नॉलेज एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि व उद्योग में आपके ज्ञान को बढ़ाना। प्रमोट द यूज़ ऑफ नॉलेज कैपेबिलिटीज़ इन मेकिंग गवर्नमेंट एन इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सर्विस प्रोवाइडर। देखो 1991 के बाद हम गवर्नमेंट से गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट पे आ रहे थे, तो गवर्नेंस से और फिर 1992 के बाद किस पे आ गए, गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट पे आ गए, जहां गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, पारदर्शी, उत्तरदायी, जवाबदेही बनाना ज़रूरी था। तो उसके लिए क्या यूज़ करनी है, नॉलेज का यूज़ करना है। गवर्नमेंट तभी ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो सकती है जब सिटीजन नॉलेजेबल होगा। क्लियर है? अब इन सब को करने के लिए ऑर्गेनाइज करी गई नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसमें टोटल कितने मेंबर्स थे, 8 सदस्य थे, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। सारे जो मेंबर्स थे वो अपनी ड्यूटी पार्ट टाइम बेसिस पे करते थे और उन्हें कोई सैलरी अलग से नहीं दी जा रही थी।
मेंबर्स जो थे उनको असिस्ट करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ था, और वो अगर किसी भी एक्सपर्ट से हेल्प लेना चाहते थे तो ले सकते थे। इसके लिए ये अंडरलाइन कर लेना, प्लानिंग कमीशन नोडल एजेंसी थी जो हेल्प कर रही थी बजटिंग और प्लानिंग के अंदर, और पार्लियामेंट को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। अब इनकी मैथडोलॉजी क्या थी, इन्होंने की फोकस एरिया ढूंढे पहले कि हमें नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, रेवोल्यूशन लाने के लिए हमारे क्या फोकस एरिया रहेंगे। फिर देखा कि अगर हमें एजुकेशन को इन्हांस करना है, नॉलेज को बेटर करना है, तो हमारे स्टेक होल्डर्स क्या रहेंगे। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जिन पर इस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव आएगा और जहाँ से ये चीज़ की शुरुआत होगी। तो हमें ये ढूंढने पड़ेंगे और फिर उनके मेजर इश्यूज को समझना पड़ेगा। फिर इन्होंने वर्किंग ग्रुप्स बनाए, वर्कशॉप, सेमिनार ऑर्गेनाइज करे, लोगों से कंसल्ट किया, एक्सपर्ट से कंसल्ट किया, स्टेक होल्डर से कंसल्ट किया, मिनिस्ट्री से कंसल्टेशंस की, प्लानिंग कमीशन से कंसल्टेशन की, और फाइनली इनके साथ जो डिस्कशंस हुई उनकी सारी रिकमेंडेशन को एक लेटर के फॉर्म में किसको दिया गया, पीएम को दिया गया। उसके अंदर की रिकमेंडेशंस थी। अब वो जो रिकमेंडेशंस है उस पे आ जाओ। ये जो रिकमेंडेशंस है ना, अब ये बहुत ज़्यादा थी, इनकी बस हेडिंग यहाँ पे दी गई है। सिर्फ ये याद रख लेना, इनकी ना अलग अलग ईयर में रिकमेंडेशन सबमिट हुई है। तो 2006 में जो सबमिट हुई है, ई लाइब्रेरीज होनी चाहिए, लैंग्वेजेस फोकस करो, नेशनल नॉलेज नेटवर्क बनाओ, राइट टू एजुकेशन, अंडरलाइन कर लो इसे, राइट टू एजुकेशन की बात की है। फिर है वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन में चेंजेस लाओ, नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस को फाउंडेशन सब्जेक्ट बनाओ, ई गवर्नेंस। ठीक है, हाँ कर लो, लेकिन ठीक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था 2006 में करा दिया। 2007 में हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क, पोर्टल्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को अंडरलाइन कर लो। 2007 में ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, लीगल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, मैनेजमेंट, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनोवेशन, ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम, लीगल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक फंडेड रिसर्च, और इसके साइड में स्टार लिख लो 2007 में हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, फिर 2008 में स्कूल एजुकेशन में क्या चेंजेस होने चाहिए, इंजीनियरिंग एजुकेशन में कुछ चेंजेस लाने चाहिए, मैथ साइंस के लिए ज़्यादा जो टैलेंटेड स्टूडेंट है मैथ साइंस में उनको अलग से सिलेक्ट करके स्कॉलरशिप्स देनी चाहिए, पीएचडी को और क्वालिटेटिव बनाना चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप में और बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे अभी स्कीम्स चला रही है ना गवर्नमेंट, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एक स्कीम चली है जिसमें अभी भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं गवर्नमेंट ने ना, एक टीम बना दी है स्कूल्स में +1 +2 में, और उनको आई थिंक 6,000 रुपीज़ दिए हैं, 3 पर्सन की टीम है, और उनको बोला है कि आप ये पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ बना के सेल कर सकते हो, इसका जो भी प्रॉफिट आएगा वो सारा आपका ही होगा, आप में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो उनको इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपीज़ की दी गई है, 3 बच्चों की प्रोजेक्टिव। तो इससे क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप जो होगी बच्चों में डेवलप होगी। ठीक है, +1 +2 के बच्चों। फिर 2009 में जो सबमिट हुई है नॉलेज एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर और नॉलेज एप्लीकेशंस फॉर इन्हेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। चलो जी, फिर है यशपाल कमेटी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यशपाल समिति। ये ना 2009 वाली यहाँ दी है, एक 1993 की थी, वो स्कूल से रिलेटेड थी, वो भी यशपाल ही थी लेकिन वो स्कूल से रिलेटेड थी, तो वो यहाँ नहीं करनी। 2009 वाली है जो हम पढ़ रहे हैं, ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। In the year 2009, the Ministry of Human Resource Development had set up a committee on higher education known as यशपाल कमेटी। चेयरमैन थे इस कमेटी के डॉक्टर यशपाल, और ये हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए बनाई गई थी। Yashpal was a Dr. Yashpal was a globally renowned physicist, academic and higher education reformer। ये उनके बारे में दिया है। रिकमेंडेशंस पे आ जाओ, इसकी रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली रिकमेंडेशन है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस शुड बी अबेंडन्ड। क्या होती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज?
नामांकित विश्वविद्यालय बोलते हैं इनको। क्या होते हैं ये? बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज क्या होती है? ऑटोनॉमस स्टेटस दे दिया जाता है एज अ फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। हाँ, कि भाई वो क्या नहीं होती, फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज नहीं होती। अभी वो मान लो कोई यूनिवर्सिटी बनने के लिए कुछ कंडीशंस है, अब वो कॉलेजेस से तो ज़्यादा बेटर है कि उनको कॉलेज नहीं बना सकते, लेकिन उनकी उतनी कंडीशंस भी पूरी नहीं है कि उनको क्या बना दें, फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बना दें। तो उनको बीच में रख लेते हैं कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है, कि बन सकती है आने वाले समय में विश्वविद्यालय। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को क्या कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। हमारी 2020 वाली पॉलिसी भी यही कह रही है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दो, जिनको कॉलेज बनाना है उनको वापस कॉलेज बना दो, जिनको यूनिवर्सिटी बनाना है यूनिवर्सिटी। लेकिन हमारी पॉलिसी जो 2020 है उसमें तो यही बोला है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। एनसीईआरटी को क्या दिया है? अच्छा, लेकिन 2020 की पॉलिसी में 101% लिखा है कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी को या जो कॉलेज रह सकते हैं, मतलब जो अभी यूनिवर्सिटी बनने लायक नहीं है उनको कॉलेज बनाएंगे, और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको क्या कर देंगे, यूनिवर्सिटीज़ बना देंगे, लेकिन कोई डीम टू बी यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी। ये एनसीईआरटी वाला पॉइंट नेक्स्ट क्लास में पक्का बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ है, अगर हमारी एजुकेशन पॉलिसी ऐसा कह रही है तो। चलो, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है ऑल द, वही की डिजर्विंग डीम्ड यूनिवर्सिटी को या तो यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दो या फिर ख़त्म कर दो। फिर है जीआरई लाइक टेस्ट नीड्स टू बी इन्वॉल्व विद द पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जाने से पहले क्या होना चाहिए, एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए। तो ये तो इम्प्लीमेंट हो ही गया है। अब आपके जो ग्रेजुएशन में जाने के लिए देना पड़ रहा है ना एंट्रेंस टेस्ट, तो इसीलिए ये जो कमेटी है वो इम्पॉर्टेंट बन जाती है। फिर है दिस कमिटी रिकमेंडेड दैट बॉडीज लाइक NCTE, AICTE, UGC एंड अदर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय अ कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, अ 7-member बॉडी। कि जितनी, जैसे क्या है, अब हमारी जो नेशनल काउंसिल ऑन टीचर्स एजुकेशन NCTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC, ये सारे ना अलग अलग सेक्टर्स को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। तो ये कमेटी कह रही है कि ये अलग अलग सेक्टर्स की बॉडी को रिप्लेस करके एक बॉडी बना दो 7 सदस्यों की, जो पूरे हायर एजुकेशन को क्या करेगी, गवर्न करेगी। ठीक है, बिल्कुल सबको रिप्लेस करके तो नहीं, लेकिन हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में भी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI को बनाने की बात करी गई है। ठीक है, चलो इसके बाद है इट वाज रिकमेंडेड दैट दिस न्यू रेगुलेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर्स, कि अब जो ये बॉडी बनाओगे 7 सदस्यों वाली, इस पर क्या नहीं होंगे, राजनीतिक दबाव नहीं होंगे। The position of chairperson of CHER was recommended to be parallel to that of election commissioners। अब जो CHER के चेयरपर्सन होंगे उनकी पोजीशन जो होगी वो किसके बराबर होगी, चुनाव आयुक्त के बराबर का स्थान उनको दिया जाए। ठीक है, It was recommended that the universities must take up all the academic responsibilities, restricting the jurisdiction of the other regulators such as Bar Council of India, Medical Council of India to administrative matters alone। कि भाई देखो, एजुकेशन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, शिक्षा देने से संबंधित जितनी भी फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यूनिवर्सिटी खुद उठाए, काउंसिल्स जो हैं वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन का काम करें। तो जहाँ ग्राउंड फ्लोर पर एजुकेशन दी जा रही है तो एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन उठाए, वो ही उठाएं। Report said that IITs and IIMs should be encouraged to diversify and expand their scope to work as full-fledged universities। IITs और IIMs को भी क्या बना देना चाहिए, full-fledged university कर देना चाहिए। मेन जो कमिटीज़ हैं वो हो गई हैं, अब थोड़ी कमिटीज़ बची हैं। फिर है शर्मा समिति, शर्मा कमेटी।
set up under Professor M.M. Sharma, it deliberated upon the development of science and technology education in India. तो इसका मेन पर्पस क्या था कि कैसे भारत में विज्ञान व तकनीकी शिक्षा का प्रोत्साहन किया जाए. तो इसने क्या बोला कि हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च बनाना चाहिए, जो कि बन भी गए हैं. IISER बन गए हैं. It also recommended the expansion of technical education, assuring quality and access and affordability of technical education. इन्होंने बोला कि तकनीकी शिक्षा को हम इसलिए नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत हाई है. तो उसको अगर हम चाहते हैं कि उसको बहुत सारे लोग एक्सेस करें तो उसे क्या बनाना पड़ेगा, अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा. इसीलिए इन्होंने रिकमेंड किया कि हर साल साइंस टेक्नोलॉजी की एजुकेशन के ऊपर 500 करोड़ रुपया खर्च करना चाहिए. भाई पता नहीं क्या सोच के सजेस्ट किया था, पर किया था. चलो फिर है डॉक्टर अनिल काकोदर कमेटी. ये जो कमेटी है ना, ये बेसिकली वैसे अलग से जो आई थी, रेलवे से रिलेटेड कमेटी है, उनके लिए आई थी. पर इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी जो हमारी एजुकेशन से संबंधित है. इन्होंने ये जो रिसर्च की बात की है ना, ये भी रेलवेज और साइंस टेक्नोलॉजी में रिसर्च की बात की है कि 2% बजट, हर इंस्टीट्यूशन का जितना पैसा आता है वो अपना 2% बजट किस पे खर्च करे भाई, रिसर्च के ऊपर खर्च करे. और लास्ट है केवी पवार कमेटी. इसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की बात की है. बस एक तो यही पूछता है, वो हर बार यही पूछता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की बात कौन सी कमेटी ने की है. केवी पवार ने 4 मॉडल दिए हैं. चारों मॉडल इसमें लिखे हुए हैं. पहला है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, दूसरा है आउटसोर्सिंग, तीसरा इक्विटी और चौथा रिजर्व नहीं है, ये रिवर्स है, इसको रिवर्स कर लो भाई, रिवर्स आउटसोर्सिंग मॉडल. देखो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल होता है कि अगर हम पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो एक बंदा पूरा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर देगा, एक उसको रन करेगा, तो वो दोनों क्या हो गए, पार्टनरशिप में हो गए. मान लो स्टेट ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दिया और प्राइवेट एजेंसी उसको क्या कर रही है, रन कर रही है. आउटसोर्सिंग क्या होता है कि हम अपनी कुछ फैसिलिटीज़ या कुछ हमारा जो काम है वो किसी आउटसोर्स, कोई और बाहर की एजेंसी को आउटसोर्स कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अपने कुछ काम जैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है वो उसने आउटसोर्स कर दिया किसी प्राइवेट एजेंसी को. और रिवर्स में क्या होगा, प्राइवेट वाले बना लेंगे और वो कुछ काम किसको आउटसोर्स कर देंगे, गवर्नमेंट एजेंसी को आउटसोर्स कर देंगे. और इक्विटी मॉडल वो होता है ना जिसमें कुछ शेयर्स निकाल देते हैं, कुछ % इक्विटी किसी के हिस्से आ जाती है, वो वाला मॉडल. इतना डिटेल वैसे मॉडल्स को एक्सप्लेन करना पूछेगा नहीं, पता होना चाहिए. 4 मॉडल दिए थे, चारों के ये नाम है. और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात किसने की थी, केवी पवार ने, केवी पवार कमेटी ने की थी. अब इसके बाद हमारे पास आता है भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. उसके नोट्स अभी निकले नहीं हैं, वहाँ खोल देती हूँ. तीन क्वेश्चन आपके पक्का जितना हमने कर लिया उसमें से आ जाएंगे. एंशियंट वाला पार्ट, ब्रिटिश वाला पार्ट और फिर ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट. फिर एक क्वेश्चन बनेगा मेजर बॉडीज से और एक क्वेश्चन बनेगा टाइप्स ऑफ एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से. मोस्टली 5 क्वेश्चन इस तरीके से आपके कवर हो जाएंगे. सर कोई बुलाना पड़ेगा एक बार, अगर इसमें से कराना है एक बार बुलाना सर को.
एक पीडीएफ ओपन करनी है इसमें, और ये वाली ख़त्म हो गई, भेज रही हूँ आपको।